हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेप्टिक शॉक। तो अगर सेप्टिक शॉक की बात करें तो ये बेसिकली होता है ब्लड पॉइजनिंग से, मतलब किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का टॉक्सिन या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो ब्लड में आता है तो उससे एक सेप्सिस क्रिएट होता है और वो फिर सेप्टिक शॉक क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट रीजंस के बारे में बात करते हैं सेप्टिक शॉक के। तो इसमें से पहला है पेरिटोनाइटिस, मतलब पेरिटोनियम का इन्फेक्शन हो गया। तो पेरिटोनियम में इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से आ सकता है? पहला है कि जीआईटी रप्चर से आ जाए, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो रप्चर हो जाए कहीं से और उसके अंदर जितना भी फ्लूइड और बैक्टीरियाज फ्लोरा थे इंटेस्टाइनल वो सारे बाहर आके पेरिटोनियम में सेप्सिस कर दे। बट एक्चुअली ये भी कब होता है? जब ऑलरेडी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या वाउंड्स हो। तो ये रीज़न है जीआईटी रप्चर के, और जीआईटी रप्चर है पेरिटोनाइटिस का, और पेरिटोनाइटिस रीज़न है सेप्टिक शॉक का। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिटोनाइटिस और कहाँ से आ सकता है। जो कॉज है पेरिटोनाइटिस का वो है यूट्रस के थ्रू। मींस अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंटल अबॉर्शन कराने की कोशिश की और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो अनस्टेराइल थे, मतलब उन पे सारे पैथोजेंस सारे बैक्टीरिया को रिमूव नहीं किया गया था, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूट्रस और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू पेरिटोनियम में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। ओके, फिर अगर बात करते हैं जनरलाइज इन्फेक्शन, मीन्स बॉडी में बहुत सारे जनरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनके थ्रू भी वो स्किन बैरियर को ब्रेक करके ब्लड के अंदर आ सकता है और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ऐसा कब कब हो सकता है? फर्स्ट है गैंग्रीनस, मीन्स कोई बॉडी का पार्ट गैंग्रीन में जा रहा है, वो ब्लड सप्लाई की वजह से डेड हो रहा है, तो उसमें गैस गैंग्रीन जो एक बैक्टीरिया है, गैस गैंग्रीन बेसिला है, उसके इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड के अंदर और फिर वो पेरिफेरी यानी लिम्स में बेसिकली होता है, वहाँ से ही विसरा की तरफ मूव करता है और फिर वहाँ पे सेप्सिस क्रिएट कर देता है। ठीक है, या फिर हो सकता है बॉडीली, मींस जनरल बॉडी पे स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी कई बार ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से सेप्सिस और फिर सेप्टिक शॉक हो जाता है। ओके, करते हैं सेप्टिक शॉक के साइंस और सिम्टम्स की। तो इसके एक्चुअली कुछ बहुत ही डिफरेंट फीचर्स हैं, कैसे कि जो बाकी जितने भी शॉक होते हैं उनसे इसके फीचर्स अलग हो जाते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाई फीवर। यूजुअली जब भी शॉक की कंडीशन होती है बॉडी कूल डाउन होती है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, बट सेप्टिक शॉक के केस में हाई फीवर होता है। ओके, सेकेंड इज वासोडाइलेशन इन इन्फेक्टेड ऑर्गन। तो जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है जहाँ पे ये सेप्सिस हो रखा है वहाँ पे वासोडाइलेशन होगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कार्डिक आउटपुट का। ये पॉइंट कुछ एम्बिग्यूस टाइप का है। 50% केसेस की अगर बात करें तो उनमें कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, उसकी वजह से आर्टीरियल डायलेशन हो जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे टिश्यू डैमेज था, क्योंकि वहाँ पे बीएमआर इंक्रीज करना है। इसका प्रोसीजर देखते हैं। क्या हो रहा है, जहाँ पे सेप्सिस हो रहा है ना वहाँ पे इन्फ्लामेशन का रिएक्शन चल रहा है, और जहाँ पे इन्फ्लामेशन चाहिए वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ का आर्टीरियल डायलेशन किया है। ठीक है, और एल्सवेयर इन द बॉडी, मीन्स उसके अलावा जितनी भी बॉडी में जगह है वहाँ पे टॉक्सिन रीच कर रहा है उस सेप्सिस पॉइंट का, तो उसकी वजह से वहाँ पे कर रहे हैं वीनो डायलेशन, तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। ओके, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हो, स्लजिंग ऑफ ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ब्लड की स्पीड कम होगी तो उसके अंदर जो आरबीसी वो एग्लूटिनेशन स्टार्ट कर देंगे, रोलेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, तो वो रोलेक्स फॉर्मेशन माइक्रो ब्लड कोएगुलेशन कराएंगे। वो है फिफ्थ पॉइंट। कैसे? कि अगर ये रोलेक्स जो हैं वो किसी भी फाइन कैपिलरी में जाते हैं, यानी जहाँ पे बहुत ही फाइन कैपिलरी नेटवर्क है, जैसे लिवर में या फिर स्प्लीन में या किडनी में, तो वहाँ पे ये ब्लड वेसल्स को कोगुलेशन कर देंगे, उनके अंदर अटका देंगे। पॉइंट है स्लजिंग ऑफ ब्लड, यानी अगर ब्लड की स्पीड स्लो होती है तो उसमें जो आरबीसीज है वो पाइलअप होंगी और रोलेक्स फॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है, क्लबिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से फिफ्थ पॉइंट वाला इफेक्ट आएगा, यानी माइक्रो ब्लड कोएगुलेशन। कैसे? कि अगर ये रोलेक्स ये जो क्लॉट बना है, माइक्रो क्लॉट बना है, ये अगर किसी फाइन कैपिलरी नेटवर्क के अंदर एंटर करता है तो वहाँ से फिर ये वापस नहीं आ पाएगा, तो उस जगह की ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी, जैसे कि स्प्लीन, किडनी या फिर लिवर के अंदर, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्ट का सेगमेंट का ये नेक्रोसिस करा सकता है, यानी बहुत ही लो लेवल पे, बट क्योंकि बहुत सारे होंगे और बहुत सारा नेटवर्क होगा तो काफ़ी जगह पे उस ऑर्गन के अंदर नेक्रोसिस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फाइनल पॉइंट कि इसके अर्ली सिम्टम्स और साइन जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी माइल्ड होते हैं, बट जैसे जैसे सेप्सिस प्रोसीड करता है सेप्टिक शॉक के जो चांसेस हैं या जो उसका वर्सन इफेक्ट है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसका लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है वो है कि इसके जो अर्ली स्टेज के साइंस एंड सिम्टम है वो बहुत ही माइल्ड हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, बट जैसे जैसे सेप्सिस प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे सेप्टिक शॉक की जो सिचुएशन है वो भी वर्सन हो जाएगी। तो इसीलिए
एंड इसका सेम होता है जैसे कि बाकी शॉक्स का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में। तो एनाफिलेक्टिक शॉक में बेसिकली होता क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। मींस हमारे ब्लड में कुछ फॉरेन सब्सटेंस आता है डायरेक्टली, जैसे एंट बाइट से, वी बाइट से, तो उसकी वजह से जो एंटीजन्स हैं उनके साथ एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है और वो बेसोफिल या मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो सर्कुलेशन में अगर बेसोफिल और मास्ट सेल एक्टिवेट होता है तो ये हिस्टामिन एंड हिस्टामिन लाइक सब्सटेंसेस HLS को सिक्रीट करते हैं। तो जो बेसिकली एनाफाइलेक्टिक शॉक के सिम्टम्स हैं वो हिस्टामिन्स और उसके जैसे कंपाउंड से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट है परमिएबिलिटी इंक्रीज करना। मींस हिस्टामिन अगर कहीं पे रिलीज होगा तो उस कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उस कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्लाज्मा जो है या ब्लड फ्लूइड है उसका लॉस इंक्रीज हो जाएगा, तो सर्कुलेशन में ब्लड कम हो जाएगा, ठीक है। तो शॉक जैसे सिम्टम आएंगे। सेकेंड, आर्टीरियल डायलेशन। मीन्स आर्टरीज का डायलेशन होगा तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होगा। अब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, उन तक ब्लड सप्लाई भी कम आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज वीनो डायलेशन। मीन्स जो कैपेसिटी वेसल्स हैं, जो बड़ी वेसल्स हैं, उनमें डायलेशन होगा तो वीनस रिटर्न कम होगा, और वीनस रिटर्न कम होगा तो खुद कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर एनाफाइलेक्टिक शॉक को कॉज करते हैं। अब बात करते हैं हिस्टामिन IV। मतलब कई बार हिस्टामिन का इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं तो उसकी वजह से भी हिस्टामिन शॉक हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक की। तो न्यूरोजेनिक शॉक का गोल्डन फ्रेज है इंक्रीज्ड वेस्कुलर कैपेसिटी। मीन्स हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं, कैपेसिटी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है। मतलब नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इज़ इनकेपेबल ऑफ फिलिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पाइपिंग है उसमें अब उतना ब्लड नहीं, उससे ब्लड कम है, यानी पाइपिंग वॉल्यूम जो पूरे सिस्टम का वॉल्यूम है वो बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा? उसका रीज़न है वासोमोटर टोन। मीन्स वासोमोटर एरिया जो था वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से वासोमोटर टोन गायब होगा। और ये वासोमोटर टोन ब्लड वेसल्स या जो स्टोरिंग कैपेसिटी ब्लड वेसल्स थी उनकी साइज़ को मेंटेन कर रहा था। तो पहले वो कॉन्ट्रैक्टेड थी, अब वो रिलैक्स्ड हो गई है, तो उनका वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम बढ़ा, उनका डायलेशन हुआ, उसकी वजह से क्या होगा? वीनस रिटर्न कम होगा, और वीनस रिटर्न कम तो कार्डिक आउटपुट कम, तो वो शॉक जैसे सिम्टम्स देगा, ठीक है। एक और पॉइंट होगा कि अगर कार्डिक आउटपुट कम होता है तो ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा, यानी ब्लड फ्लो की जो रेट है वो कम होगी, तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। मतलब स्टैटिक प्रेशर जब भी बढ़ता है तो उसकी वजह से ब्लड अगर रुक रुक के जाएगा वेसल्स में से तो ज़्यादा बाहर निकलेगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा कैपिलरी के लेवल पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वीनस पुलिंग। मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है वहाँ से ब्लड रिटर्न ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रीजंस की। तो पहला है डीप जनरल एनेस्थीसिया। मींस वासोमोटर पैरालिसिस। हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया और वो काफ़ी डीप था, तो उसकी वजह से वासोमोटर एरिया ने काम करना बंद कर दिया, तो ये हो गया वासोमोटर पैरालिसिस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट स्पाइनल एनेस्थीसिया। मीन्स हमने स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक करने के लिए दिया, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए कुछ एनेस्थीसिया दिया, और उसने पूरे सिम्पैथेटिक सिस्टम को अगर ब्लॉक कर दिया, मतलब हम जिसको चाह रहे थे उससे ज़्यादा को ब्लॉक कर दिया, तो वेसल्स का जो टोन है वो कम्प्लीटली चला जाएगा। करते हैं कि वासोमोटर टोन गया तो गया कैसे? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है डीप जनरल एनेस्थीसिया। मतलब हमने जो जनरल एनेस्थीसिया दिया वो काफ़ी डीप चला गया, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर गया, तो वासोमोटर एरिया जो है ब्रेन में उसका पैरालिसिस हो गया, तो सारा का सारा सिम्पैथेटिक टोन लॉस्ट हो जाएगा और ब्लड वेसल्स डायलेट करके वो सारे सिम्टम्स देगी। सेकेंड पॉइंट है स्पाइनल एनेस्थीसिया। मतलब हमने स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया दिया और उसने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, तो उसकी वजह से भी वासोमोटर टोन जा सकता है। पॉइंट इज ब्रेन डैमेज। मीन्स इफ कन्फ्यूजन और कंट्यूजन इन बेसल रीजन। मतलब अगर फिजिकल ट्रॉमा होता है उसकी वजह से ब्रेन का बेसल पोर्शन जहाँ पे वासोमोटर एरिया होता है उसको डैमेज होता है, या फिर वहाँ की ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, इश्केमिक कंडीशंस होती हैं, तो उसकी वजह से भी वासोमोटर पैरालिसिस हो सकता है और न्यूरोजेनिक शॉक क्रिएट हो सकता है, ठीक है। That's all for today's video. If you find it useful, please like it and subscribe our channel for more such videos. If you have any suggestions, please let us know in comments below.